अब इसमें चैप्टर 8 हम स्टार्ट करेंगे। हम सैम्पलिंग और एस्टिमेशन तो हमने खत्म कर लिया। अब चैप्टर 8 में हमने जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस को स्टडी करना। सर ये चैप्टर 8 फाइनल के लिए या मिड के लिए? ये फाइनल के लिए, मिड के लिए नहीं है। मिड में ठीक है आप सर। समझ लें, मिड में चैप्टर 7 कंप्लीट नहीं है, चैप्टर 7 हाफ समझ लें आप। वो मैं आपको ठीक बाद है में, सर। और वो बाद में मैं आपको और बता दूंगा। तो मैंने आपको बताया था जो ठीक। आपके पास जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं। एक तो एस्टिमेशन है जो आपने चैप्टर नंबर 7 में स्टडी करी, और दूसरी ब्रांच उसकी टेस्टिंग हाइपोथेसिस है। तो ये जो सेकंड ब्रांच है आप स्टडी करेंगे चैप्टर 8 में और चैप्टर 9 में। ये दोनों चैप्टर जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। तो ये चैप्टर 8 टेस्टिंग हाइपोथेसिस है, वन सैंपल टेस्ट। तो इसमें हम पहले तो डिफाइन में करता हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते क्या है, इसमें हमारा मकसद क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है इज ए प्रोसीजर टू टेस्ट वेरीफाई द क्लेम अबाउट ए पॉपुलेशन। अगर आप किसी पॉपुलेशन के बारे में आप कोई क्लेम करते हैं तो उस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। या अगर आपने किसी पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टरिस्टिक को जो है टेस्ट करना है कि किसी पॉपुलेशन में कोई प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। या आप अगर यू वांट टू डिटरमाइन दैट द एंटायर पॉपुलेशन पोजेसेस ए सर्टेन प्रॉपर्टी, अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें कोई सर्टेन प्रॉपर्टी मौजूद है, तो उसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी पॉपुलेशन के बारे में किसी क्लेम को वेरीफाई करना हो, या पॉपुलेशन के किसी कैरेक्टरिस्टिक को टेस्ट करना हो, या ये मालूम करना हो कि किसी पॉपुलेशन में कोई सर्टेन प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए हम जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ। जैसे एग्जांपल 1 है कि फर्स्ट करिए यू वांट टू वेरीफाई दैट ए कॉइन इज फेयर। अब एक कॉइन को टॉस करते हैं, वो फेयर है। फेयर टॉस का मतलब, फेयर कॉइन का मतलब ये होता है कि उसमें हेड और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटीज इक्वल होंगी, यानी 50-50% चांस होगा टेल और हेड आने का। तो अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो कोई भी कॉइन है फेयर है, तो उसके लिए आप हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट करें आपका कोई फ्रेंड है, या एग्जांपल 2 मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई फ्रेंड है, वो क्लेम करता है that the average height of a Pakistani is 5.8 feet with a standard deviation of 0.3 feet। तो अगर आप उसके इस क्लेम को वेरीफाई करना चाहते हैं जो कि पूरे पाकिस्तानियों के बारे में है, तो फिर आप किस तरीके से उसके इस क्लेम को वेरीफाई कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं उसका क्लेम सही है या गलत है। तो उसके लिए फिर आप जो है हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो यूज करेंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट करें आपके पास कोई कार कंपनी है, वो क्लेम करती है जो फ्यूल कंजम्पशन है उनके न्यू मॉडल की वो 5.9 लीटर पर 100 किलोमीटर है। ठीक है। राजा अदनान बात नहीं करो। तो अगर कोई कार कंपनी जो है वो अपने नए मॉडल के बारे में ये क्लेम करती है कि ये जो नया मॉडल है ये 5.9 लीटर पर 100 किलोमीटर इसकी फ्यूल कंजम्पशन है, तो अब उनका ये क्लेम आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। अब जहाँ पे तो उनकी सारी कार्स पे आप पेट्रोल भर भर के तो चला के नहीं देख सकते ना, आप एक सैंपल चूज करेंगे। तो फिर वहां पे हमें जो है हाइपोथेसिस टेस्ट को यूज करके जो है इस क्लेम को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने तीन आपको एग्जांपल्स दी। इन तीनों एग्जांपल्स में क्या है कि आप किसी पॉपुलेशन के बारे में कोई क्लेम कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि इस पॉपुलेशन में ये प्रॉपर्टी है या ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्ट जो है हम यूज करते हैं। तो आप जनरली, जैसे अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन के बारे में कोई भी क्लेम है, जैसे पाकिस्तानियों के बारे में आपका फ्रेंड क्लेम करता है कि पाकिस्तानियों की एवरेज हाइट 5.8 फीट है, तो आप सारे पाकिस्तानियों को चेक नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, आप जो एक रैंडम सैंपल ड्रॉ करेंगे। तो अगेन यहाँ पे आपको सैंपलिंग की जरूरत पड़ेगी जो आपने पहले पढ़ी। तो जब भी आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करते हैं, उसमें चाहे आप एस्टिमेशन कर रहे हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हो, जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि अपनी पॉपुलेशन से आप एक रिप्रेजेंटेटिव या रैंडम सैंपल ड्रॉ करें। तो इसलिए सैंपलिंग को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो आप इस क्लेम को चेक करने के लिए आप जो है अपनी पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल जो है ड्रॉ करेंगे, और फिर आप उसके ऊपर अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी जो हाइपोथेसिस टेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करके आप इस क्लेम को वेरीफाई करेंगे या सही है या गलत है। ठीक है। तो वी वुड टेस्ट क्लेम्स मेड अबाउट वन पॉपुलेशन बाय ड्राइंग ए रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। अगर आपका जो क्लेम है वो एक पॉपुलेशन के बारे में है, तो आप उस पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइप के जो हाइपोथेसिस टेस्ट आपके पास होंगे वो वन सैंपल टेस्ट होंगे, यानी जो वन सैंपल टेस्ट होते हैं वो एक पॉपुलेशन के बारे में हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं। तो इसका हाइपोथेसिस टेस्ट भी जो है इसमें दो टाइप्स के आपके पास हाइपोथेसिस टेस्ट है, जैसे इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप टेस्ट करें अबाउट वन पॉपुलेशन, तो उसके लिए आप उस पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रॉ करेंगे, तो ये वन सैंपल टेस्ट होगा। तो जो हाइपोथेसिस टेस्ट में जो वन सैंपल टेस्ट है, यानी ऐसा हाइपोथेसिस टेस्ट जो एक पॉपुलेशन के बारे में, उनको आप पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, जो प्रेजेंट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर आपके जो टेस्ट हो वो अबाउट टू पॉपुलेशन हो, यानी आपके जो क्लेम है वो एक पॉपुलेशन के बारे में नहीं है, दो पॉपुलेशन के बारे में है, तो जो टेस्ट अबाउट टू पॉपुलेशन है उसके लिए आप दोनों पॉपुलेशन से एक एक सैंपल ड्रॉ करेंगे, तो वो टू सैंपल टेस्ट होगा।
तो एक पॉपुलेशन के बारे में जो क्लेम होता है उसके लिए एक सैंपल ड्रॉ करते हैं, वो वन सैंपल टेस्ट है। तो ये जो हाइपोथेसिस टेस्ट है वन सैंपल वाले चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। और आपके अगर क्लेम जो है दो पॉपुलेशन के बारे में हो तो फिर आप दो पॉपुलेशन से एक एक सैंपल ड्रॉ करेंगे, तो टू सैंपल होगा, तो ये टू सैंपल टेस्ट है, इसको आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 8 में हाइपोथेसिस टेस्ट की पूरी बेस आपकी बन जाएगी, वही आप रिपीट करोगे चैप्टर 9 में। तो चैप्टर 8 को आप अच्छी तरह समझ लें। तो जो जनरल जो ओवरऑल मेथड है आपके पास किसी भी पॉपुलेशन के बारे में किसी भी क्लेम को चेक करने का, उसका देखिए उसका लॉजिकल तरीका क्या होगा। अगर आपके पास कोई पॉपुलेशन है, उसके बारे में आप कोई चीज वेरीफाई करना चाहते हैं, कोई हाइपोथेसिस कोई क्लेम जो है टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ड्रॉ ए सैंपल from the population randomly and calculate some sample statistics। आप उस पॉपुलेशन से कोई भी सैंपल रैंडमली ड्रॉ करके उससे कोई सैंपल स्टैटिस्टिक्स जैसे मीन हो गया, अगर मीन के बारे में क्लेम है, अगर जी जी हेलो क्या हुआ? मीन के बारे में अगर आपके पास, अगर आपका क्लेम पॉपुलेशन के मीन के बारे में, तो आप जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे वो सैंपल मीन होगा। पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बारे में तो आप जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा। तो कोई भी आपके पास पॉपुलेशन है उसके बारे में कोई क्लेम है, तो आप पहले उससे एक सैंपल ड्रॉ करके उससे कोई सैंपल स्टैटिस्टिक्स आप कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है कि जो भी सैंपल स्टैटिस्टिक्स आप निकालते हैं जिससे आप पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो एक्जैक्टली उस पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर हो, क्योंकि सैंपलिंग की वजह से उसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें सैंपलिंग एरर होती है। तो हमें पता है सैंपलिंग की वजह से कुछ ना कुछ एरर तो होगी। जो अगर सैंपल मीन है वो एक्जैक्टली पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं होगा, सैंपलिंग की वजह से उसमें डिफरेंस होगा। तो अब ये जो डिफरेंस है, क्या दिस डिफरेंस इज गुड एनफ? इज दिस डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू गुड एनफ? ये हमें डिसाइड करना होगा कि डिफरेंस तो है, क्या ये डिफरेंस सैंपलिंग की वजह से है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से, या डिफरेंस इस वजह से है कि पॉपुलेशन में वो प्रॉपर्टी ही नहीं पाई जाती जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये फिर हमें जो है इसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एक ओवरऑल पिक्चर है। तो अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग को मैं स्टार्ट करूं। अब इसमें जो भी टर्म्स हमको पहले समझनी पड़ेंगी, तो वो कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें नल हाइपोथेसिस पढ़ेंगे हम। नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, टू टेल टेस्ट क्या है, वन टेल टेस्ट क्या है, क्रिटिकल रीजंस क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज क्या है। तो इन टर्म्स को मैं बारी बारी डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस या प्रेमिस क्या होता है। तो जनरली ए हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट और क्लेम व्हिच वी वांट टू वेरीफाई। कोई भी स्टेटमेंट या क्लेम जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसको आप हाइपोथेसिस कहते हैं या प्रेमिस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये कहते हैं पाकिस्तानियों की एवरेज हाइट जो है वो 5.8 फीट है, तो एक हाइपोथेसिस या प्रेमिस है जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको हम एच सब जीरो से डिनोट करते हैं, एच नॉट, एच सब जीरो, कैपिटल एच फॉर हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस अबाउट ए पॉपुलेशन व्हिच वी वांट टू टेस्ट और वेरीफाई। तो किसी भी पॉपुलेशन के बारे में जो भी क्लेम है जिसको हम टेस्ट या वेरीफाई करना चाहते हैं वो आपके पास नल हाइपोथेसिस होगा। जैसे इसकी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। फर्स्ट करें, सपोज ए पर्सन क्लेम्स दैट द एवरेज हाइट ऑफ पाकिस्तान इज 5.7 फीट। तो हमारे जो नल हाइपोथेसिस होगा वो ये होगा एच नॉट, कि जो पॉपुलेशन का मीन है म्यू दैट इज इक्वल टू 5.7। तो ये जो 5.7 है ये हमारी हाइपोथेसाइज वैल्यू है, यानी ये वो वैल्यू है जो हम क्लेम कर रहे हैं, जो हमारी क्लेम है कि जो आपका मीन है वो 5.7 के बराबर है। तो ये जो हाइपोथेसाइज वैल्यू है इसको हम म्यू सब एच नॉट से डिनोट करते हैं। जैसे ये जो 5.7 है आपके पास, ये हाइपोथेसाइज वैल्यू है ऑफ योर पॉपुलेशन मीन, तो ये म्यू सब एच नॉट है। तो म्यू तो आपका पॉपुलेशन मीन है और उसकी जिस वैल्यू के बारे में आप क्लेम करेंगे वो उस वैल्यू के बराबर है, तो वो आपकी हाइपोथेसाइज वैल्यू है। जैसे यहाँ पे आपका क्लेम है कि जो एवरेज हाइट है वो 5.7 फीट है, तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है एच नॉट वो है कि म्यू इज इक्वल टू 5.7, और ये जो 5.7 है ये आपकी हाइपोथेसाइज वैल्यू जिसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं, ये म्यू सब एच नॉट है। तो ये तो आपके पास नल हाइपोथेसिस हो गया। फिर उसके बाद है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, या इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं, या हम इसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसको हम एच सब 1 से डिनोट करते हैं। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस गलत है तो फिर वो रिजल्ट जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं, वो हाइपोथेसिस जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। ये आपके नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेट होता है। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, अगर नल हाइपोथेसिस आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके जवाब में फिर आप जो चीज एक्सेप्ट करेंगे, जो चीज आप सही मानेंगे, उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको हम H1 से डिनोट करते हैं। तो आप पहले एक नल हाइपोथेसिस जो है एस्टेब्लिश करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जो भी क्लेम है पॉपुलेशन के बारे में वो क्या है। अब अगर आपका नल हाइपोथेसिस गलत होगा तो फिर कोई ना कोई चीज तो सही होगी, तो जो चीज सही होगी उसको हम नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको हम H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें, अब मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज करें आपका नल हाइपोथेसिस ये है कि जो एच नॉट, जो पॉपुलेशन का मीन है वो 200 के बराबर है, ये आपका नल हाइपोथेसिस। अब इसके अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो सकते हैं, तो इसके 3 पॉसिबल अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकते हैं। मतलब या तो हो सकता है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 200, ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो, या हो सकता है कि आप कहेंगे जो पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 200, ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो, या तीसरी पॉसिबिलिटी कि आपका जो पॉपुलेशन मीन है वो लेस देन 200 है।
तो आपका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा वो तो हमेशा इक्वलिटी की फॉर्म में होगा। उसके जो अल्टरनेट आपके पास हाइपोथेसिस होंगे वो या तो नॉट इक्वल टू की फॉर्म में होगा, जैसे ये आपके पास है कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 200, या वो ग्रेटर देन की फॉर्म में होगा कि जो पॉपुलेशन मीन है आपके पास वो ग्रेटर देन 200 है, या वो लेस देन की फॉर्म में होगा कि जो पॉपुलेशन मीन है आपके पास वो लेस देन 200 है। तो ये डिपेंड करेगा जो भी आपके क्वेश्चन में सिचुएशन होगी, जो सिनारियो होगा कि उसमें आप किस चीज में इंटरेस्टेड है। अगर आप जो है नॉट, अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि वो डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट का मतलब है कि या तो कम हो या ज्यादा, उसमें दोनों बातें आ जाएंगी, तो फिर आप नॉट इक्वल टू वाला टाइप का अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है आप यूज करेंगे। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो ग्रेटर देन सम वैल्यू हो, तो फिर आप जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे वो इस टाइप का होगा कि म्यू1 इज ग्रेटर देन 200। या अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है कि जो आपको पॉपुलेशन मीन है वो लेस देन सम वैल्यू, तो फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा म्यू1 इज लेस देन 200। तो आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस की 3 अल्टरनेटिव्स होंगे, 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। वो क्वेश्चन के हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। तो ये तो 2 चीज हो गई। फिर उसके बाद आपके पास है सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट। किसी कोई भी जो हाइपोथेसिस टेस्ट है उसका सिग्निफिकेंस लेवल एसएल क्या होता है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अब हमें पता है कि जो भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए जो हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं उससे जो भी हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स मालूम करेंगे, तो वो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर हो। सैंपलिंग की वजह से उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी। तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आप मैक्सिमम कितनी एरर आप टॉलरेट कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल इज द मैक्सिमम एरर वी कैन टॉलरेट। तो सिग्निफिकेंस लेवल इज द मैक्सिमम एरर वी कैन टॉलरेट का मतलब ये कि अगर जो डिफरेंस है आपके पास या जो एरर है आपके पास वो अगर सिग्निफिकेंस लेवल के बराबर या उससे ज्यादा होगा, तो फिर आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे आप रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो डिफरेंस है इज टू मच, आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी जो एरर है वो सिग्निफिकेंस लेवल से कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो एरर है ये सैंपलिंग की वजह से है, तो इस वजह से आप इसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो याद रखें जो भी सैंपल है उसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो उसके अंदर लाजमन कुछ ना कुछ एरर होगी, जो कि हम जिसको हम सैंपलिंग एरर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कि उसमें जो एरर है क्या इस एरर गुड एनफ, इस एरर सिग्निफिकेंट एनफ, क्या एरर जो है वो सैंपलिंग की वजह से जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, या जो एरर है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा और वो इस वजह से है कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी जो वैल्यू आप टेस्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू उसके बराबर ही नहीं है, यानी उसके अंदर वो सर्टेन प्रॉपर्टी ही नहीं है। ये सैंपलिंग के अलावा इस वजह से एरर ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। तो फिर इसके लिए हम जो सिग्निफिकेंस लेवल जो है डिसाइड करते हैं कि हम मैक्सिमम कितनी एरर टॉलरेट कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है इज द क्राइटेरिया टू यूज फॉर डिसाइडिंग वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हम सिग्निफिकेंस लेवल है उसको यूज करके वो उसको हम एज ए क्राइटेरिया यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या हम नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर इफ वी एज्यूम द हाइपोथेसिस इज करेक्ट, अगर फर्ज करें हम हाइपोथेसिस आपका जो है वो सही है, तो फिर जो सिग्निफिकेंस लेवल है विल इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ सैंपल मींस दैट आर आउटसाइड सर्टेन लिमिट्स। मतलब वो उन वैल्यू को शो करेगा जो आपकी जो सर्टेन लिमिट आपने जो सर्टेन मैक्सिमम एरर आपने डिसाइड की हुई है वो उससे ज्यादा है। तो आप सिग्निफिकेंस लेवल की बॉटम लाइन ये रखें कि सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो मैक्सिमम एरर है जो आप टॉलरेट कर सकते हैं। अगर एरर उससे ज्यादा होगी तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर एरर उससे कम होगी तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो द हायर द सिग्निफिकेंस लेवल वी यूज for testing a hypothesis, the higher the probability of rejecting a null hypothesis when it is true. तो अगर फर्ज करें आपका जो null hypothesis है वो true है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसके जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि यू रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस। तो सिग्निफिकेंस लेवल को हम 2-3 तरीकों से डिफाइन करते हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक बात और क्लियर होगी। तो सिग्निफिकेंस लेवल इज द मैक्सिमम एरर वी कैन टॉलरेट। सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो ज्यादा से ज्यादा एरर है जो हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो हम अपनी एरर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमारी एरर सिग्निफिकेंस लेवल के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो ये हमारा क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चलेगा कि हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें। लेकिन अगर हमारी एरर सिग्निफिकेंस लेवल से कम होगी तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा, इससे पता चलेगा हम अपनी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट ना करें। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि फर्स्ट आपकी जो सिग्निफिकेंस लेवल है अल्फा वो 5% है। तो इसका मतलब है कि अगर इफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन अल्फा, तो देन डू नॉट एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो अगर आप जो डिफरेंस निकालते हैं अपने सैंपल के स्टैटिस्टिक्स और जो आपकी पॉपुलेशन की हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है, जो क्लेम्ड वैल्यू है जिसको आप वेरीफाई कर रहे हैं, अगर आप डिफरेंस से निकालते हो और ये जो डिफरेंस है दैट इज गुड एनफ, that is more than you can tolerate, that is equal to greater than alpha, alpha maximum है जो आप टॉलरेट कर सकते हैं। तो
तो अगर ये डिफरेंस जो अल्फा के बराबर या सिग्निफिकेंस लेवल के बराबर या उससे ज्यादा है तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर ये जो डिफरेंस है बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड hypothesized value of the population ये less than your tolerance limit है, less than your significance level है, तो हम जो है null hypothesis को एक्सेप्ट कर लेंगे या दूसरे अल्फाज में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझ गया आप सिग्निफिकेंस लेवल का क्या मकसद है। तो सिग्निफिकेंस लेवल से हमें पता चलता सर है ये सर ये अल्फा वाला दोबारा क्लियर करें। अच्छा, अब अल्फा जैसे वाला आपने एक हाइपोथेसिस टेस्ट किया तो आपने एक सैंपल लिया अपने पॉपुलेशन से, उससे आपने सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया और फिर आपने उसका मवाजना किया अपनी पॉपुलेशन की वैल्यू से। अब जाहिर बात है क्या ये जो दोनों वैल्यूज का इक्वल होंगी या इनमें डिफरेंस होगा, बताएं मुझे। जो सैंपल से आप वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे सैंपल से आपने मीन निकाला, सैंपल मीन, और क्या ये सैंपल मीन जरूरी है कि पॉपुलेशन मीन के बराबर हो? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि सैंपलिंग की वजह से कुछ ना कुछ एरर होगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम मैक्सिमम हम कितनी एरर टॉलरेट कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम एरर वी कैन टॉलरेट दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। तो अगर आपकी जो एरर है, जो आपका डिफरेंस है बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन, अगर ये डिफरेंस इक्वल टू और ग्रेटर देन अल्फा है तो इसका मतलब है कि दिस एरर इज टू मच। अब फिर आप जो है अपने नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात? अदरवाइज अगर ये जो डिफरेंस आप निकाल रहे हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स के दरमियान और जो आपकी पॉपुलेशन की हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है जिसको आप वेरीफाई कर रहे हैं उसके दरमियान, तो अगर डिफरेंस अगर है ये लेस देन सिग्निफिकेंस लेवल है, लेस देन अल्फा है, तो इसका मतलब है कि ये जो एरर तो होगी, हमें पता है, लेकिन ये एरर जो है ये इतनी ज्यादा नहीं है। एरर एक्चुअली सैंपलिंग की वजह से, इसलिए हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, यानी जो पॉपुलेशन के बारे में हम क्लेम कर रहे हैं हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो है आपके पास सिग्निफिकेंस लेवल का काम है। अच्छा, अब जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है ये डिवाइड्स द होल रीजन इनटू टू पार्ट्स। ये आपके जो पूरी जो रीजन होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस रीजन, इसको AR से डिनोट कर रहे हैं। ये जो एक्सेप्टेंस रीजन है ये वो रीजन है जहां पे जो डिफरेंस होगा बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू इज लेस देन अल्फा। तो वो रीजन जहां पर जो एरर है, जहां पर जो डिफरेंस है आपके पास वो अल्फा से कम है, तो वो जो रीजन आपका बनेगा उसको हम कहेंगे वो एक्सेप्टेंस रीजन है, क्योंकि वहां पे फिर अपने नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। और जो दूसरा रीजन होगा आपके पास वो होगा रिजेक्शन रीजन, RR। तो ये रिजेक्शन रीजन आपके पास ये कौन सा रीजन होगा? ये वो रीजन होगा जहां पे जो डिफरेंस होगा बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ये इक्वल टू और ग्रेटर देन अल्फा होगा। तो अगर आप ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है ये आपकी पूरे जो भी रीजन होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक्सेप्टेंस रीजन वो रीजन होता है जहां पर जो डिफरेंस होगा वो लेस देन अल्फा होगा, इसी वजह से हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और रिजेक्शन रीजन ये वो रीजन होगा जहां पे जो एरर होगी आपके पास बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम एरर या सिग्निफिकेंस लेवल होगी। तो इसलिए अगर ये आपका जो रिजेक्शन रीजन में अगर आपकी वैल्यू है तो वहां पे फिर आप जो है अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रिजेक्ट करेंगे। जैसे ये मैंने आपको एक जैसा एग्जांपल दिखाई है, फर्ज करें ये मेरे पास जो है Z डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके अंदर ये ब्लू एरिया से जो है मैंने एक्सेप्टेंस रीजन दिखाया है। ये जो एक्सेप्टेंस रीजन आपके पास है ये 1 माइनस सिग्निफिकेंस लेवल है, 1 माइनस अल्फा है। अल्फा क्या है? अल्फा आपकी सिग्निफिकेंस लेवल है, यानी वो मैक्सिमम एरर है जो आप टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम एरर है इसको मैंने इक्वली दोनों टेल्स में डिवाइड कर दिया, यानी राइट टेल में इसका अल्फा बाई 2 है, लेफ्ट टेल में अल्फा बाई 2 है। अब बीच में आपको बताया ये जो सेंट्रल वैल्यू है ये मीन है, और अगर ये जो डिफरेंस आपके पास है अगर ये ब्लू एरिया के अंदर है तो ये तो डिफरेंस जो है ये एक्सेप्टेंस ये रीजन के अंदर है, इसमें जो डिफरेंस है वो लेस देन अल्फा है। तो अगर ब्लू एरिया के अंदर आपकी जो है वो डिफरेंस होगा तो आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। लेकिन अगर इस डिफरेंस इज टू मच का मतलब है कि या तो ये मीन से बहुत ज्यादा हो तो फिर ये जो राइट टेल में आपके पास ये जो रेड पोर्शन है इसके अंदर होगा, या डिफरेंस का मतलब ये है कि ये मीन से बहुत कम हो। तो अगर जो डिफरेंस है वो दो तरीकों से हो सकता है, या तो जो आपकी सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है वो मीन से बहुत ज्यादा हो या मीन से बहुत कम हो। अगर मीन से बहुत ज्यादा है तो यानी मीन से बहुत दूर है तो वो राइट टेल में होगी, और अगर वो मीन से बहुत कम है तो वो कौन सी टेल में होगी आपके पास? लेफ्ट टेल में होगी। ये दोनों तो इक्वल है। कौन से? अल्फा बाई 2। हाँ, ये आपके जो आपके पास जो सिग्निफिकेंस लेवल है ना, ये आपकी जो मैक्सिमम एरर है जो आप टॉलरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एरर जो है आपके पास एरर आपके पास दो तरीकों से आ सकती है। फर्स्ट करें मीन आपके पास 5 है, ठीक है ना, तो आपके पास सैंपल मीन 7 भी हो सकता है तो एरर 2 होगी,
और सैंपल मीन आपके पास 3 भी हो सकता है, इसमें भी एरर 2 होगी। यानी एक में सैंपल मीन जो है 5 से 2 यूनिट ज्यादा है, और एक में जो आपके पास सैंपल मीन है वो 5 से 2 यूनिट कम है। दोनों सूरतों में जो डिफरेंस आपके पास है वो 2 है। तो अगर आपकी जो सैंपल की वैल्यू है वो मीन से अगर ज्यादा है, ज्यादा का मतलब है वो किस साइड पे होगी, कौन सी टेल में होनी चाहिए, उसको राइट टेल में होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर वो मीन से बहुत कम है तो फिर उसको कौन सी टेल में होना चाहिए, लेफ्ट टेल में होना चाहिए। तो हमारे पास जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होगा उसको हम डिवाइड कर लेंगे दोनों टेल्स में, क्योंकि एरर ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों सूरत हाल हो सकती है। तो हमने दोनों सूरत हाल को कवर करना है। मतलब मीन से बहुत ज्यादा का मतलब है कि राइट टेल में वैल्यू हो सकती है, और जो आपकी पॉपुलेशन का पैरामीटर है उससे बहुत कम होने का मतलब है कि वो लेफ्ट टेल में हो सकती है। तो जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल होगा, यानी वो जो मैक्सिमम एरर है जो आप टॉलरेट कर सकते हैं, उसको आप दोनों टेल्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। उसका हाफ पार्ट राइट टेल में होगा और हाफ पार्ट आपका लेफ्ट टेल में होगा। तो राइट टेल में अल्फा बाई 2 एरिया है, लेफ्ट टेल में अल्फा बाई 2 एरिया है, तो उसको मैंने रेड कलर से शो किया। ये क्या है, आपका रिजेक्शन रीजन है। इसका जो टोटल एरिया आपके पास वो अल्फा है, इसको आपने अल्फा दोनों टेल्स में आपने इक्वली डिवाइड किया। और ये बीच में जो पोर्शन है आपके पास ब्लू पोर्शन, ये आपके पास कौन सा पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जिसमें अगर डिफरेंस होगा तो आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रेड पोर्शन में चला गया तो वो डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा हो गया, अब आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते, वो रिजेक्शन रीजन में चला गया। समझ में आ रही बात। तो ये जो ब्लू पोर्शन है आपके पास, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। ये किसके बराबर होगा, एक्सेप्टेंस रीजन का एरिया निकालने के लिए आप 1 में से या 100, अगर ये अल्फा परसेंटेज में तो 100 में से माइनस कर दें, या अगर डेसिमल में है, जैसे अगर अल्फा 5% है तो 5% से 2.5% राइट टेल में होगा और 2.5% लेफ्ट टेल में होगा। ये आपका 5% दोनों टेल्स में इक्वली डिवाइड हो गया रेड पोर्शन का एरिया। तो अब बीच में जो ब्लू पोर्शन है जो आपका एक्सेप्टेंस रीजन है वो कितना होगा, 1 माइनस 5%, वो 95% होगा। तो जो एक्सेप्टेंस रीजन होगा वो 1 माइनस अल्फा के बराबर होगा। तो हमारे जो सिग्निफिकेंस लेवल होता है वो हमारे पूरे पॉपुलेशन के एरिया को 2 रीजन में डिवाइड कर देता है, एक्सेप्टेंस रीजन में और रिजेक्शन रीजन में। एक्सेप्टेंस रीजन का मतलब ये है कि अगर हमारी सैंपल स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू ब्लू पोर्शन में एक्सेप्टेंस रीजन में होगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए एक्सेप्टेंस रीजन है। लेकिन अगर वो रेड पोर्शन में यानी रिजेक्शन रीजन में है तो फिर अपने नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कुछ पूछना है, समझ गए यहाँ तक, आगे बढ़ूं जी मैं। सर। अच्छा अब आ जाए, अब क्रिटिकल वैल्यूज क्या है। मैंने आपको नल हाइपोथेसिस बता दिया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बता दिया, सिग्निफिकेंस लेवल बता दिया। फिर सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो आपके टोटल जो भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देता है 2 रीजन में, एक्सेप्टेंस रीजन है और रिजेक्शन रीजन है, और वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए क्रिटिकल वैल्यूज। तो क्रिटिकल वैल्यूज आपके पास क्या है, द वैल्यू या वैल्यूज व्हिच सेपरेट एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन। तो वो वैल्यूज जो एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करती हैं, जैसे यहाँ पर ये देखें, ये ब्लू और रेड पोर्शन ये इस वैल्यू पर सेपरेट हो रहा है। जो दोनों वैल्यूज है ना, ये आपके पास क्या होंगी, क्रिटिकल वैल्यूज हैं। क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि ये डिसाइड कर रही हैं कि एक्सेप्टेंस रीजन कहाँ खत्म होगा और रिजेक्शन रीजन कहाँ शुरू होगा। तो वो वैल्यू या वैल्यूज, जैसे यहाँ पे 2 वैल्यूज है, अभी हम आगे देखेंगे एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है। तो वो वैल्यू या वैल्यूज जो आपके एक्सेप्टेंस रीजन ए आर, रिजेक्शन रीजन आर आर को सेपरेट करती हैं, उनको हम क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। और ये जो रिजेक्शन रीजन है ना, इसको हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। रिजेक्शन रीजन को हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये टेस्ट को डिसाइड करने में इनका रोल बहुत क्रिटिकल होता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फर्ज करें एग्जाम्पल आपके पास एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। 5% सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब क्या है कि अगर डिफरेंस 5% हो या उससे ज्यादा हो तो वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा, और फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी जो हम मैक्सिमम एरर टॉलरेट कर सकते हैं वो अप टू 5% है। अगर डिफरेंस 5% यानी सिग्निफिकेंस लेवल के बराबर या उससे ज्यादा हो तो ये एरर जो है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी। हम कहेंगे दिस एरर इज गुड एनफ, और हम जो है अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा है वो 5% यानी 0.05 है। तो अब जो रिजेक्शन रीजन होगा यानी एरिया इन बोथ टेल्स, दोनों टेल्स में टोटल एरिया अल्फा के बराबर होना चाहिए 0.05। तो एरिया इन ईच टेल यानी जो अल्फा का हाफ है, हर टेल में जो एरिया होगा आपके पास वो 0.025 होगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें अगर आप Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तो Z डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पता है जो एक्सेप्टेंस रीजन आप निकालेंगे, एक्सेप्टेंस रीजन किसका निकालेंगे, 1 माइनस सिग्निफिकेंस लेवल 1 माइनस अल्फा करके। तो 1 माइनस अल्फा करके निकालें, 100 माइनस अल्फा, अल्फा 5% है तो ये 95% है। तो आपका जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो आपका जो है 0.95 है। तो अब ये जो Z की वैल्यूज हैं आपके पास जो इन दोनों रीजन्स को सेपरेट कर लिए यानी ब्लू और रेड रीजन को, एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को, तो ये जो Z की वैल्यू है ये क्रिटिकल वैल्यूज हैं। अब ये क्रिटिकल वैल्यूज हम किस तरह निकालेंगे, अब आपको पता है ये आप Z के टेबल से निकालेंगे। अब ये टेबल से आपको निकालना आता है, तो
तो अब आपने निकाल लिया ये टोटल एरिया 95%, लेकिन आपको पता है जेड के टेबल में आप जीरो से राइट हैंड साइड पर ये जो पोर्शन होता है इसका एरिया पढ़ सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन का हाफ है, ये काम आप पहले भी कर चुके हैं। तो अब आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए आप जो एक्सेप्टेंस रीजन आपने निकाला है उसका आप हाफ कर लें, तो 0.95 का हाफ है 0.475। फिर आप जेड के टेबल में जाएं, तो जेड के टेबल में आप जो एरिया सर्च करें 0.475 या उसके क्लोजेस्ट वैल्यू हो। तो ये जेड टेबल से मैंने जाके ये वैल्यू पढ़ ली है, तो ये जो जेड की वैल्यू आई है आप खुद जाके आप चेक कर सकते हैं 1.96 है। तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यूज जेड सब सी, सी फॉर क्रिटिकल। तो ये मैंने शो किया है कि ये जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन में, एक प्लस 1.96 है जो राइट टेल में है और एक माइनस 1.96 है जो लेफ्ट टेल में है। तो ये जो दोनों टेल्स में आपके पास एरिया थे, ये अल्फा बाई 2 था 0.25। तो इस तरफ ये आपके पास रिजेक्शन रीजन है और इस तरफ ये आपके पास रिजेक्शन रीजन है। ये दो रिजेक्शन रीजन है, यानी राइट टेल की तरफ और लेफ्ट टेल की तरफ, और इसके बीच में ये जो पोर्शन है ये आपका एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को जो जेड की वैल्यूज सेपरेट कर रही थी, वो क्रिटिकल वैल्यूज मैंने मालूम करी। वो किस तरह, क्योंकि मुझे अल्फा दिया हुआ था 5%। तो पहले मैंने ये मालूम किया दोनों टेल्स में कितना एरिया, 5% का हाफ 0.025। तो ये मुझे पता चल गया है दोनों टेल्स में एरिया, राइट टेल में 0.25 है, लेफ्ट टेल में 0.25 है। अब जो एक्सेप्टेंस रीजन है उसमें एरिया कितना होगा, वो मैंने 1 माइनस सिग्निफिकेंस लेवल या 100 माइनस अल्फा करके मालूम कर लिया, 95%। तो अब मुझे जेड टेबल से ये वैल्यू पढ़नी है जो जीरो के राइट पर है। तो मैंने एक्सेप्टेंस रीजन को पहले हाफ किया उसका, यानी ये एरिया मेरे पास आ गया 0.475 प्रोबेबिलिटी। इसको मैंने जेड टेबल में जाके इसको सर्च किया, इसके क्लोजेस्ट वैल्यू, तो ये मुझे मिल गए 1.96। तो अब मुझे दो जेड की वैल्यूज मिल गई, राइट हैंड साइड पे प्लस 1.96, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 1.96। तो ये जो मेरे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई है प्लस माइनस 96 आ गई है, प्लस और माइनस, ये दो वैल्यूज हैं आपके पास। तो ये समझ गए कि आप किस तरीके से आप ये क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताएं, ताकि हमें फिर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक क्लियर है कि हमने सिग्निफिकेंस लेवल से हमने पहले जो है एक्सेप्टेंस रीजन बनाया, फिर एक्सेप्टेंस रीजन अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जेड है तो फिर उससे हम क्रिटिकल वैल्यूज यानी जेड की वो वैल्यूज जो एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन को सेपरेट करेंगी, वो हम किस तरह पढ़ेंगे। ये जेड के टेबल को पढ़ने का तरीकेकार वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। बात क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं? हेलो, बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखें अल्फा आपके पास क्या है, ये मैक्सिमम एरर है जो आप टॉलरेट कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट करें, आपके पास अल्फा 1% है, इसका मतलब है कि आप मैक्सिमम 1% एरर जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो आपके पास एक्सेप्टेंस रीजन होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, 99% होगा, और जो आपकी जो टेल्स होंगी, टेल में अल्फा डिवाइड होगा दोनों टेल में, राइट और लेफ्ट टेल में, तो 1% में जो इसका हाफ है 0.05 वो राइट टेल में होगा और 0.05 लेफ्ट टेल में होगा। यहाँ पे रिजेक्शन रीजन कम है, एक्सेप्टेंस रीजन ज्यादा है, क्योंकि आपके जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो कम रखा है आपने मैक्सिमम एरर जो आप टॉलरेट कर सकते हैं वो बहुत कम रखी है, यानी 1% रखी है। यानी अगर डिफरेंस 1% या उससे कम है तो आप 1% से कम है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ाएं, तो जैसे मैंने सेकंड डायग्राम में देखा, अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ा के 10% कर दें, तो अब इसका मतलब ये है कि अब जो मैक्सिमम एरर आप टॉलरेट कर सकते हैं वो 10% है। अब आपके जो रिजेक्शन रीजन है इसका एरिया बढ़ गया, यहाँ पे जो है 1% था वो दोनों टेल में, उसका हाफ 0.05 था। अब सिग्निफिकेंस लेवल आपने 10% कर दिया, तो अब इसका मतलब है कि अब आपने रिजेक्शन रीजन को बड़ा कर दिया और आपने जो एक्सेप्टेंस रीजन है उसको छोटा कर दिया। अब दोनों टेल्स में 10% का एरिया ने 5% होगा, इसमें 5% होगा, ये 0.5 होगा, 0.05 नहीं होगा, इसमें 5% होगा और इसमें 5% होगा। तो यहाँ पे 1% था तो रिजेक्शन रीजन कम था, एक्सेप्टेंस रीजन ज्यादा है। अब आपने सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ा दिया 10%, तो अब रिजेक्शन रीजन बढ़ गया है और एक्सेप्टेंस रीजन आपके पास कम हो गया। अगर आप सिग्निफिकेंस लेवल को और बढ़ा दें 50% का मतलब ये है कि अब आपके जो 50% का हाफ है यानी 25% वो दोनों टेल्स में होगा। तो अब देखिए अब आपकी जो रिजेक्शन रीजन है उसमें बहुत ज्यादा एरिया, अब रिजेक्शन रीजन बहुत ज्यादा है और अब आपके जो एक्सेप्टेंस रीजन है वो बहुत छोटा हो गया, सिर्फ 50% एक्सेप्टेंस रीजन है। तो इस केस में जो अल्फा अगर 50 है तो आपका एक्सेप्टेंस रीजन 50% है, अगर अल्फा 10% है तो आपका एक्सेप्टेंस रीजन 90% है, यानी उसमें एक्सेप्टेंस रीजन ज्यादा है। और अगर अल्फा 1% है तो आपका एक्सेप्टेंस रीजन 99% है। तो जैसे जैसे आप सिग्निफिकेंस लेवल को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे आपके रिजेक्शन का एरिया बढ़ता है और एक्सेप्टेंस का एरिया जो है वो कम होता है। तो याद रखें सिग्निफिकेंस लेवल वो मैक्सिमम एरर है जो हम टॉलरेट कर सकते हैं, वो मैक्सिमम डिफरेंस है वो हम टॉलरेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा होगा तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम अपने नल हाइपोथेसिस को जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरी मीटिंग जो है वो फिर मैं आपको जो